चलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। तो आज हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनल अकाउंट, वार्षिक, कंपनी के वार्षिक हिसाब का क्वेश्चन नंबर 9। याद रखो, मैं लिख करके बोल रहा हूं, आप लोग चाहे तो लिखना हो तो लिख लो। यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आएगा और यही क्वेश्चन आज तक तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया है तो टोटल 3 ही क्वेश्चन, और जो थोड़ा सा टफ है वो यही है, इसलिए ज्यादा टफ ही पूछते हैं नॉर्मली। 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 में से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है और नेक्स्ट टाइम पे भी मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आया तो 10वां और उदाहरण 14 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो मैंने 10वां क्वेश्चन तुम लोग बताया कितना सिंपल है और 14वां उदाहरण भी हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 सीखेंगे और यही क्वेश्चन पूरा होने पे ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बराबर, 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं और आपको पता है एक क्वेश्चन 11 नंबर के लिए आएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि पहले आप लोग को क्या करना है, फॉर्मेट लिख लेना है बैलेंस शीट का, पक्की तलपट का। तो केव लिमिटेड का तारीख 31/3/2017 की पक्की तलपट। जैसे ही क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा ना, आपको पहले पक्की तलपट का फॉर्मेट पूरा लिख डालना है, जैसे कि तैसे, जैसे मैंने आपको याद करवाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विवरण, नोट नंबर, रकम इनर कॉलम, रकम आउटर कॉलम। सबसे पहले दायित्व वाला आता है ना पक्की तलपट में, इक्विटी और दायित्व, उसमें 3 हेडिंग होते थे, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। शेयर धारकों के भंडोल में 2 चीजें होती हैं, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। बिन चालू दायित्व में 3 चीजें होती हैं, दीर्घकालीन उधारी रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व और दीर्घकालीन प्रावधान। चालू दायित्व में 4 चीजें होती हैं, अल्पकालीन उधारी रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान। उसके बाद संपत्ति, संपत्ति आपको नीचे ही लिखना है बट यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बोर्ड में मैंने साइड में लिखा है। संपत्तियों में 2 हेडिंग होती है, एक बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। तो बिन चालू संपत्ति में 4, एक स्थिर संपत्ति, उसमें दृश्य और अदृश्य। फिर इसके बाद बिन चालू संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति में चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ सामान, अल्पकालीन लोन एवं धिराण और अन्य चालू संपत्ति। इस तरह से हमको तो इस तरह से पक्की तलपट का फॉर्मेट पहले आपको लिख ही लेना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सिर्फ आपको नाम देखना है, किसका नाम है और कौन सी तारीख है। उसके बाद पक्की तलपट लिख का पूरा फॉर्मेट लिख देना है। बाद में हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सी चीज किसमें आएगी, बस उसमें लिखना है। बराबर, इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पे जगह कम और ज्यादा हो जाएगा। ये जितनी 20 लाइन आ गई बस इसी में ही से जो भी आने वाले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद लाभ हानि पत्रक, लाभ हानि पत्रक के नमूने में भी मैंने आप लोग को अच्छी तरह समझा दिया है कि लाभ हानि पत्रक में 7 हेडिंग आती है। पहला बिक्री की उपज, अन्य उपज, कुल उपज, उसके बाद खर्चे। चौथे नंबर पर क्या आता है, खर्चा। 5वें नंबर पर आयकर के पहले का लाभ, 6ठे नंबर पर आयकर का प्रावधान घटाना है और 7वें नंबर पर क्या मिलता है, आयकर के बाद का लाभ। आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट हमको दिया है, 2 समायोजन दिया है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो पेन लो और आपको लिखना है। जैसे कि इक्विटी शेयर पूंजी कहां पे आएगा आपको पता ही है, शेयर पूंजी में आएगा। ऑफिस और बिक्री खर्च कहां आएगा, खर्च में आएगा। चलो मैं लिखते चलता हूं, बराबर ना। इक्विटी शेयर पूंजी कितना है, 240। तो यहां पर लिखेंगे, कोई अभी लिखेगा नहीं, 2,40,000। उसके बाद क्या है बच्चों, ऑफिस और बिक्री खर्च किधर आएगा, खर्च में, यहां पे आएगा ना। ऑफिस एवं बिक्री खर्च कितना है, 24,000। सिर्फ सब ध्यान से समझो। नेक्स्ट बेटा खरीदी इधर ही आएगा, कितना है खरीदी, 4 लाख। फिर उसके बाद 10% का डिवेंचर, ब्रैकेट में लिख दो दीर्घकालीन उधार ली रकम, ब्रैकेट में लिख दो दीर्घकालीन उधार ली रकम। डिवेंचर किसमें आता है,
दीर्घकालीन उधार ली रकम, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं डिबेंचर। कितना है? 1,20,000 डिबेंचर। बिक्री, हाँ? यहां पे आएगा उपज, कितना है बिक्री की उपज? 9,60,000। अन्य सॉफ्टवेयर बाजू में लिख दो, अदृश्य संपत्ति। सॉफ्टवेयर अदृश्य संपत्ति होती है, बाजू में लिख लो। सॉफ्टवेयर संपत्ति होती है, दिखता नहीं है। अदृश्य संपत्ति कोई लिखना नहीं भी, हाँ कॉपी में यहां पे लिखे ना अदृश्य। सॉफ्टवेयर कितना है बच्चों? 1,20,000। नेक्स्ट, मजदूरी खर्च है, यहां पे आएगा कितना है मजदूरी? 24। ये भी खर्च है। डिबेंचर पर ब्याज कितना है? 12,000। नेक्स्ट, वेतन भी खर्च है, 3,00,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो ब्रैकेट में, अल्पकालीन उधार ली रकम, ब्रैकेट में लिख दो अल्पकालीन उधार ली रकम, बैंक ओवरड्राफ्ट BOD। कितना है बाबू? 14,400। नेक्स्ट, जमीन मकान दृश्य, दृश्य संपत्ति, जमीन मकान दृश्य है ना? जमीन कितना है? 228। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्टॉक, अब इसको अच्छे से राउंड में लिख लो, प्रारंभिक स्टॉक को राउंड में लिख लो। उसको क्या लिखना है समझ लो अच्छे से। प्रारंभिक स्टॉक वाला ही मुद्दा इसमें नया है और टफ है। याद रखो बच्चों, जब आपको प्रारंभिक स्टॉक दिया होगा ना, और नीचे देखो आपको अन्य जानकारी में देखो अंतिम स्टॉक भी दिया गया है। अंतिम स्टॉक समायोजन नंबर 1 है ना, उसी पे टिक कर लो, समायोजन नंबर 1 प्रारंभिक स्टॉक पर, समायोजन नंबर 1। तो सुनो, जब क्वेश्चन में प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दोनों दिया हो तो सुनो इधर, वो तुम्हें खर्च में लिखना है। यहां पे लिखना है तुमको स्टॉक में परिवर्तन। क्या लिखना है? स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक कितना दिख रहा है बच्चों आपको? 36,000। 36,000 दिख रहा है ना? तो 36,000 में से अंतिम स्टॉक कितना दिख रहा है? 42। तो 42,000 माइनस करो तो 6,000 माइनस में। समझ पड़ा? माइनस में आया मतलब तुमको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है? सुन लो, स्टॉक में परिवर्तन, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक को कैसे लिखना है? खर्च वाले हेडिंग लिखना है तुमको, स्टॉक में परिवर्तन, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटा करके लिखना है। ये एक नई बात आई इसमें। उसके बाद ये जो अंतिम स्टॉक रहेगा ना बच्चों, उसको तुम्हें माल सामग्री में भी लिखना है। अंतिम स्टॉक की 2 एंट्री होगी, एक तो वहां घटेगा और दूसरा माल सामग्री में। ये रहा ना माल सामग्री चालू संपत्ति में, यहां पे लिख देंगे अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक कितना है? 42,000। ठीक है, ये लाइन आप लोग को समझ पड़ी। प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक की स्टोरी समझ पड़ी। प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटा करके लिखना है, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक में परिवर्तन। प्लस में आया तो प्लस में लिखना है, माइनस में आया तो माइनस में लिखना है। याद रखना, प्रारंभिक में से अंतिम घटाना है, और उसके बाद अंतिम स्टॉक की दूसरी एंट्री आपको कहां करनी है? माल सामग्री में, संपत्ति में, माल सामग्री में। क्लियर? ओके। आगे क्या है बच्चों? प्राप्त बट्टा लिख दो, अन्य उपज। प्राप्त बट्टा, ये तो उपज है ना, अन्य उपज में लिख दो प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा कितना है? 15,600। उसके बाद बच्चों
देनदार ब्रैकेट में दो, व्यापारी लेना, देनदार मतलब व्यापारी लेना, ये ना व्यापारी लेना। बोलो देनदार किसमें आएगा? व्यापारी लेना में। और लेनदार किसमें आएगा? व्यापारी देना में। अंडरस्टैंड? बोलो कितना है व्यापारी लेना? चलिए, अच्छा नोट नंबर में शायद लिखना भूल गया था सब में, यहां पे लिख दे रहा हूं। नोट नंबर पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यहाँ पे 6, 7, 8 और 9। फिर यहां पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हाँ अभी बाकी है सवाल। चलो अब आगे बढ़े। पहले हमको कौन सा बंद करना होता है? पत्रक लाभ हानि। तो चलो स्टार्ट करो। अच्छा ये टोटल करो तो कुल उपज आ जाएगा। नौ लाख 75,600, 9,60,000 में तो 9,75,600। ठीक है, उसके बाद बच्चों जोड़ो तो कुल खर्च कितना आएगा? कुल खर्च 6,000 माइनस करना है, 6,000 को नहीं जोड़ना है। 24,000, 4,36,000, 24,000, 12,000, 3,00,000, 7,90,000 है। ये जोड़ने आएगा रे तुम लोगों को? मेरे को नहीं लगता 7,90 आएगा। सबको जोड़ना है और 6,000 को घटाना है। ये सबको जोड़ो और इसको घटाओ। चलो बच्चों इसका टोटल कितना आएगा? 7,90,000। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 5, आयकर के पहले का लाभ कैसे आता है? 3 नंबर में से 4 नंबर को घटा देते हैं। तो चलो 7,75,600 में से 7,90,000 घटाओ, 1,85,600। अब नंबर 6 पे हम लोग आयकर का प्रावधान लिखते हैं ना। आयकर का प्रावधान कितना परसेंट है? देखो आपको एडजस्टमेंट में दूसरा समायोजन आयकर का प्रावधान दिया हुआ है 50%। देख रहे हो दूसरा समायोजन, तो 50% इसी का करना है। 1,85,600 का, 1,85,600 का 50% कितना आएगा? 92,800। मुझे टोटल गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो बच्चों अमाउंट लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे 26 की जगह पे 36 लिख दिया था, इसलिए यहां पर 780 की जगह पे 790 गलती से लिख दिया, तो 780 आएगा ना यहाँ पे। अब घटाओ तो 7,95,600 में से 780 घटाओ, 1,95,600। चलो उसका 50% करो, 1,95,600 का 50%, 97,800। ये क्या हो गया? करबेरा का प्रावधान। घटाओ तो नंबर 7 पे क्या आ जाएगा? आयकर के बाद का लाभ, इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ बोलते हैं ना। कितना आएगा? वही आएगा 97,800। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, आपको तो पता ही होगा एक चीज कहां लिखते हैं? अनामत और आधिक्य में लिखते हैं ना शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना?
97,800। और ये करवेरा का प्रावधान कल मैं बताया था, कहां पे आया था करवेरा का प्रावधान? 10वें क्वेश्चन में आया था, अल्पकालीन प्रावधान में। वेरी गुड। करवेरा का प्रावधान कहां आता है? अल्पकालीन प्रावधान में। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो चलो बच्चों, करवेरा का प्रावधान अल्पकालीन प्रावधान यहां पे आएगा। करवेरा का प्रावधान कितना है? 97,800। 97,800। चलो, अब हम लोग पक्की तलपट बंद करते हैं। तो पक्की तलपट में सबसे पहले शेयर धारकों का भंडोल होता है। चलो जोड़ो तो 3,37,800। चलो, दिन चालू दायित्व में एक ही चीज है ना, 1,20,000। उसके बाद बच्चों चालू दायित्व में दो चीज है केवल, दोनों को जोड़ो तो 14,400, 97,800, 1,12,000। अब तीनों को जोड़ो 5,70,000। सही है। 570 ही आएगा ना। चलो अब आ जाओ इधर। संपत्ति में, एक मिनट, ये नहीं है डैश, ये भी नहीं है डैश, ये भी नहीं है डैश, जोड़ो 3,48,000। अच्छी बात है। ये डैश है बच्चों, ये भी डैश है, ये भी डैश है, ये भी डैश है, जोड़ो 2,22,000। जोड़ लो तो 5,70,000। ठीक है बच्चों, तो याद रखना इस चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा मतलब ये चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने। इसके बिना मेरे को लगता है कि तुम्हारा पेपर बनेगा ही नहीं। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।